नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा रहेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित। अब तक फर्स्ट ग्रेड से कुछ वीडियो डाले थे मैंने, जो आरपीएससी ने भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया था, जहां पर आंसर की जारी की, ऑथेंटिक प्रूफ की मैंने कई वीडियो डाले, आपको उपलब्ध करवा दिए। अब ग्रुप ई का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की आनी बाकी है, उसके भी अगर प्रूफ की ज़रूरत पड़ी तो टेलीग्राम चैनल पर मैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आज का वीडियो सेकंड ग्रेड से संबंधित है। जैसा कि अभी आपने आरपीएससी के एग्ज़ाम में देखा कि आरपीएससी ने लगभग क्वेश्चन ऑथेंटिक बुकों से ही डाले हैं, और मेरे आज तक जितने भी वीडियो डाले हुए हैं, आप वेशभूषा से देख लेना, चित्रकला हो गया, राजस्थान के दुर्ग हो गए, जनजाति हो गई, हिंदी साहित्य के इतिहास के भी वीडियो डाले हुए हैं। जितने भी मैंने वीडियो डाले, सभी के सभी वीडियो मेरे ऑथेंटिक बुकों से ही रहते हैं। अब तक जितने भी वीडियो डाले वो चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे कोई सा भी वीडियो, सभी के सभी ऑथेंटिक बुकों से। आज का वीडियो भी आपको पूरा का पूरा ऑथेंटिक बुक से ही मिलेगा, जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सिलेबस देख रहे हो, ये सामने सेकंड ग्रेड का हिंदी में सिलेबस है। अगर आपको सेकंड ग्रेड का हिंदी में सिलेबस चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना। आपको जो मैं यहाँ लिंक डालूंगा टेलीग्राम की, उससे जुड़ जाना, वहाँ आपको सीधी PDF मिल जाएगी, वो भी पूरी की पूरी हिंदी में। तो आज का अपना वीडियो रहेगा, जैसे 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, जो राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित आज का अपना वीडियो रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन मैटर के साथ। और मेरा मैटर पूरा का पूरा आपको पहले बता देता हूँ, ऑथेंटिक बुकों से ही रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हम देख रहे हैं आज गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आज तक आपने बहुत वीडियो देखे होंगे जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली बताते हैं कि गुर्जर वंश कहाँ से है, कैसे भी, तो वो सब इसमें सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। नैन्सी की ख्यात के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, जिनमें से मंडोर सबसे प्राचीन शाखा थी। अगर हम प्रतिहार का अर्थ देखें तो प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल या रक्षक। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज थे। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल। और ग्वालियर प्रशस्ति संबंधित है अपने भोज से, मिहिर भोज जो काल भोज के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनसे संबंधित है ये ग्वालियर प्रशस्ति। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुर्जर देश या गुर्जर क्षेत्र से संबंधित होने के कारण यह वंश क्या कहलाया? गुर्जर वंश कहलाया। इनकी जो इनका शासन है वो 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण से लगभग 14वीं शताब्दी तक रहा, लेकिन महत्वपूर्ण समय इनका क्या रहा है? 8वीं सदी से 10वीं सदी तक। ये गुर्जर प्रतिहार के कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी मेन चीज़ें आने आगे बाकी है। बैजनाथ पुरी का कथन है कि अभिलेख, साहित्य, विदेशी यात्रा वृत्तांत तथा नृ विज्ञान, भाषा विज्ञान के आधार पर गुर्जर भारतीय ठहरते हैं। यानी गुर्जर को भारतीय कौन मानते हैं? बैजनाथ पुरी। जबकि कनिगम कहाँ से मानते हैं? कुषाण वंश। हुण मानने वाले कौन थे? स्मिथ। कैंपबेल और भंडारकर खंजर जाति से संबंधित करते हैं किनको? गुर्जर को। आगे देखें तो पंपा के विक्रमार्जुन विजय में प्रतिहार जो शासक थे महिपाल, उनको क्या कहा गया है? गुर्जरराज। पंपा के विक्रमार्जुन विजय में प्रतिहार जो महिपाल थे उनको किस नाम से संबोधित किया गया है? गुर्जरराज से। चंदेलों के शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किन के अभिलेखों में? चंदेलों में। उनके अलावा भगवान मल्ल इंद्र जी का मत है, उनके अनुसार गुर्जर मूलतः गुजरात प्रदेश से संबंधित थे, जिन्हें गुर्जर मात्र कहा जाता था। वे मानते हैं कि वे संभवतः पश्चिमी मालवा से आए थे और कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के समय इनके क्षेत्र में बसे हुए थे। किन के अनुसार? भगवान लाल इंद्र जी के अनुसार। मिस्टर जैक्सन ने बम्बई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी मूल का बताया। यानी विदेशी मूल का कौन बताते हैं? जैक्सन। भंडारकर ने भी गुर्जरों को जाति विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी भंडारकर भी गुर्जरों को विदेशी मानते हैं। उसके अलावा आगे हम बात करें तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्जरों की जो मंडोर के प्रतिहार थे, यानी गुर्जर प्रतिहार थे जिनकी शाखाएं
मंडोर थी, जालोर थी, ये अनेक शाखाएं थी, कनौज शाखा, उज्जैन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंडोर के प्रतिहार। जानकारी कहाँ से मिलती है मंडोर की? जोधपुर के शिलालेख से और गटियाला के शिलालेख से। अब बात करें हम जो मंडोर की शाखा थी, उनमें सबसे पहले जो शासक हुए थे वो थे हरिश्चंद्र। इन्हें रोहिल्दी के नाम से भी जाना जाता है। वेद और शास्त्रों के अर्थ में जानने में क्या थे? निपुण थे। इन्हें प्रतिहारों का मूल पुरुष या प्रतिहारों का गुरु कहते हैं। और ये किस शताब्दी के शासक थे? 6ठी शताब्दी के आसपास इनका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें हरिश्चंद्र के बारे में, तो इनकी 2 पत्नियां थी। मूल रूप से हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा और ब्राह्मण पत्नी का नाम अज्ञात मिलता है और कहीं कहीं इनका उल्लेख मिलता है द्विजात्या। अब अगर हम बात करें क्षत्रिय पत्नी की, तो जो हरिश्चंद्र थे उनकी जो क्षत्रिय पत्नी थी उसका नाम था भद्रा और भद्रा के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों के नाम की बात करें तो भोगभट, कदक, रजिल और दह, इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता। यानी उस टाइम नाम था मंडवीपुर। तो मंडोर को जीतने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र के 4 पुत्र। और ये 4 पुत्र थे रानी, जो क्षत्रिय रानी थी भद्रा, उनके। एक का नाम भोगभट था, एक का कदक, रजिल और दह। अब अगर हम बात करें इनके पुत्रों की, तो इनके जो तीसरे पुत्र थे रजिल, यहाँ से मंडोर के प्रतिहार की वंशावली प्रारंभ होती है। आगे हम देखें तो देखिए, यहाँ देखिए जो हरिश्चंद्र थे उसके तीसरे पुत्र थे रजिल, और तीसरा पुत्र होने के बावजूद भी मंडोर की वंशावली इन्हीं से प्रारंभ होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मंडोर के जो वंशावली है वो किससे प्रारंभ होती है? रजिल से। और रजिल का पुत्र था नरभट्ट। नरभट्ट अत्यधिक वीर होने के कारण इन्हें कहा जाता था पहला पहली। पहला पहली किन्हें कहा जाता है? नरभट्ट को। क्यों कहा जाता है? अत्यधिक वीर होने के कारण। आगे हम देखें तो रजिल का पोता जिसका नाम था नागभट्ट, रजिल का पोता था नागभट्ट, और यह नागभट्ट, इस नागभट्ट का उपनाम भी मिलता है नाहड़राव। क्या नाम मिलता है? नाहड़राव। नाहड़राव। इनकी विशेषता देखिए, इन्होंने मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। किसने मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित कर ली थी? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम की रानी थी जजिका देवी। ये नागभट्ट थे, इनका रानी का नाम था जजिका देवी। इसके 2 पुत्र हुए, एक तात और एक भोज, लेकिन दोनों ही उतने कोई खास नहीं है। कहते हैं कि तात जो थे उनको जीवन के क्षणभंगुर को समझ गए, यानी जीवन के जो जीवन का जो आने जाने का क्रम है उनके वो समझ गए कि किस प्रकार ये क्षणिक है, इसलिए ये राजपाट छोड़कर मंडोर के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में लग गए थे। यानी राजपाट इन्होंने त्याग दिया था। इसके अलावा आगे बात करें तो हम इसके बाद तात के बाद कहते हैं कि एक सिलुक नाम का शासक था। इस वंश का 10वां शासक था। वल देश में अपनी सीमा को बढ़ाया और वल मंडल के शासक भाटी देवराज को युद्ध में पराजित किया था। किसने? सिलुक ने। प्रतिहार वंश का 10वां, कहीं कहीं 9वां शासक भी मिलता है, लेकिन 10वें शासक की ज़्यादा बातें चलती है। और इन्होंने वल देश यानी जैसलमेर साइड के देश में अपनी सीमा को बढ़ाया और यहाँ के शासक थे देवराज, उनको युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किस प्रतिहार शासक ने वल देश के राजा देवराज को युद्ध में पराजित किया था? तो वो शासक थे सिल्लुक। आगे हम बात करें तो अब आगे की बात करें तो सिल्लुक थे। सिल्लुक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र झोट शासक बना। झोट नाम का एक शासक बना। उसने राज्य सुख भोगने के बाद गंगा नदी में मुक्ति ले ली। उसके पश्चात उसका पुत्र बिलादित्य शासक हुआ। उसने अपने यौवन काल में राज करते हुए संन्यास ले लिया। वह हरिद्वार जाकर चला गया और जहाँ 18 वर्ष तक जीवित रहा। अंत में
व्रत उपवास करते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद कक हुए इन्होंने विहार के गुणों के साथ युद्ध किया। ये क्या थे? व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और विविध ज्ञाता तथा निपुण कवि थे। कौन? कक। वैसे कक की बात करें तो कक रघुवंशी जो प्रतिहार शासक है उस वंश को रघुवंशी शाखा भी कहते हैं। तो उस शाखा के शासक नागभट्टदित्य के क्या थे? सामंत थे। और नागभट्टदित्य ने बंगाल के पाल शासक को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया और इसी युद्ध में कक ने नागभट्ट के सामंत की हैसियत से भाग लिया था। यानी जो कक थे इन्होंने नागभट्ट के सामंत के रूप में भाग लिया था। किस युद्ध में? मुंगेर का जो युद्ध हुआ था, मुंगेर के युद्ध में, मुंगेर का जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के पाल शासक थे, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा था और उनको युद्ध में पराजित किया। उस युद्ध में सामंत के हैसियत से भाग किसने लिया था? कक ने। और घोड़ों के यहाँ आ भी गया कि घोड़ों के विरुद्ध इन्होंने लड़कर यश प्राप्त किया था। ये प्रमुख विशेषताएं थी कक की। अब कक की दो पत्नियां थी। कक की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम तो था भाटीवंश की रानी पद्मिनी, यानी एक का नाम तो भाटीवंश की रानी थी पद्मिनी और एक का नाम था दुर्लभ देवी। भाटीवंश की जो रानी थी उसके पुत्र हुए थे बाउक और दुर्लभ देवी के जो पुत्र थे उसके हुए थे कक्कुक। ये दोनों सौतेले भाई थे। कक के बाद उत्तराधिकारी हुए थे बाउक। कक के बाद बाउक हुए थे उत्तराधिकारी और उनकी प्रशंसा करते हुए जोधपुर प्रशस्ति में लिखा है कि जब नंदावल को मारकर, यानी ये बाउक हुए, इन बाउक को जो युद्ध के समय जोधपुर प्रशस्ति में लिखा है कि नंदावल को शत्रु सेना ने मार दिया था और वो आगे भुवनकुप तक आ गए थे। तब उसके बाद जो आगे बढ़ी तो इसके जो कक के जो सौजन थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, लेकिन राणा बाउक ने घोड़े से उतरकर तलवार द्वारा अपने शत्रु राजा मयूर को क्या किया? मार गिराया था। कितने बहादुर थे। इनकी प्रशंसा में जोधपुर प्रशस्ति में ये बात लिखी हुई। यानी मयूर और उसके सैनिकों का संहार किसने किया था? बाउक ने। कक के बाद कौन शासक बने थे? बाउक। और ये अपना सैनिक था नंदवल, इनको शत्रु सेना ने मार दिया था और आगे बढ़ रही थी। तो इनके जो स्वजन थे उन्होंने बाउक का साथ छोड़ दिया, लेकिन बाउक ने घोड़े से उतरकर तलवार द्वारा अपने शत्रु सेना का जो शासक था मयूर उसको मार गिराया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाया था। प्रश्न आ सकता है कि किस शासक ने अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाया था? तो ये लगवाया था बाउक ने। उसके बाद कहते हैं कि बाद में किसी ने यहाँ से हटाकर जोधपुर शहर के कोट में लगा दिया था। ये जो यहाँ इन्होंने लगाया था ये वंश का इन्होंने शिलालेख, वो बाद में हटा दिया था किसी ने। उसके बाद आगे बात करें तो बाउक की मृत्यु के बाद उसका सौतेला जो पुत्र था वो राज सिंहासन पर अधिकारी हुआ था। और सौतेला जो पुत्र क्या, सौतेला भाई इसका जो कक्कू का ये शासक बना था। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, जोधपुर के अभिलेख में बाउक को किसकी उपाधि दी गई है? राणा की उपाधि दी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि बाउक को किस अभिलेख में राणा की पदवी दी गई है? तो ये दी गई है जोधपुर के अभिलेख में। वैसे भी ये प्रतिहार थे तो ये राणा की एक उपाधि है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान में रखना। आगे बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि सौतेले भाई थे कक्कुक, ये शासक बने थे इनकी मृत्यु के बाद, बाउक की मृत्यु के बाद। तो इन्होंने 2 शिलालेख उत्कीर्णन करवाए। एक घटियाला लेख के नाम से प्रसिद्ध है। कक्कुक ने अपने सचित्र में मरु, मांड, वल, तमणी यानी माला नक्षत्र, अज एवं गुर्जरात्रा के निवासियों का क्या प्राप्त किया? अनुराग अर्जित किया, यानी प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था इन्होंने, इस वजह से वह न्यायी और प्रजापालक, विद्वान तथा संस्कृत का लोक विश्रुत कवि था। इसके अलावा इन्होंने रोहिस्कूप के निकट गांव में होठ बाजार बनाकर महाजनों को बसाया तथा उसके अलावा घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित किए।
ये प्रमुख कार्य किए थे ककुक ने। उसके अलावा आगे बात करें हम तो आगे की अगर वंशावली की बात करें तो मंडोर का गढ़ का इंदा शासक के प्रतिहारों ने हमीर से तंग आकर राव वीरम के पुत्र राठौड़ चुंडा को 1395 और कहीं कहीं ये क्या मिलता है 1394 में दहेज में दे दिया था मंडोर। किन को दे दिया? जो राठौड़ थे राव चूड़ा, उसको दहेज में दे दिया मंडोर। इंदा शासक के प्रमुख शासक थे, उन्होंने तंग आकर अमीर से तंग आकर मंडोर दहेज में दे दिया। किसको? वीरमदेव के पुत्र राठौड़ चूड़ा को। ये बातें प्रमुख थी ककुक के बारे में। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे बात करें तो यहाँ पर ये मंडोर की शाखा तो यहाँ समाप्त हो गई, यानी मंडोर की शाखा यहाँ समाप्त हो गई। मंडोर का इतिहास यानी इसके बाद क्या हुआ, इस घटना के साथ ही प्रतिहारों का राजनीतिक विस्तार का इतिहास समाप्त हो गया। कहाँ का? मंडोर का। तो मंडोर के ये प्रमुख शासक थे, हरिश्चंद्र थे। उसके अलावा हमने यहाँ देखे जैसे रजिल हो गए। रजिल के बाद नरभट्ट। नरभट्ट की प्रमुख उपाधि क्या थी? पहला पहली, क्यों? अत्यधिक वीर के कारण। उसके बाद नागभट्ट आए। नागभट्ट को भी उपनाम से नाहरराव के नाम से जाना जाता है। उसकी जो पत्नी थी झिझिका देवी, उसके दो पुत्र हुए, एक तात एक भोज, लेकिन इनमें ज़्यादा कोई उतना राज को लेकर था नहीं, तो मोह त्याग की वजह से ये छोड़ दिया था राजपाट। उसके अलावा नागभट्ट ने मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और नागभट्ट प्रथम रजिल के क्या थे? पौत्र थे। उसके अलावा शिलुक इस वंश का 10वां शासक था और इसने वलदेश के देवराज भाटी को युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। उसके अलावा हमने देखा कक के बारे में। उसके अलावा बाऊ के बारे में। कौन सा प्रतिहार शासक जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था? तो वो था कक, और इन्होंने घोड़ों के साथ युद्ध किया और प्रशंसा प्राप्त की थी। तो ये प्रमुख बातें थी मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे उनके बारे में। अब हम अगला पढ़ेंगे जालोर के प्रतिहार शासक। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जालोर के प्रतिहार वंश के जो शासक थे, नागभट्ट द्वितीय आएंगे, वत्सराज आएंगे, उनके प्रमुख कवि आएंगे, उनके नाम उपनाम आदि बहुत सी ऐसी बातें, यानी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगला टॉपिक, यानी जालोर के जो प्रतिहार राजवंश है वो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।